नमस्कार एवरीवन, किरण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं किरण और आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूं पटवार भर्ती परीक्षा पीवाईक्यू सॉल्यूशन सीरीज, जिसमें हम जीके की कंप्लीट कर चुके हैं। हिंदी, कंप्यूटर साइंस, ये सारी सीरीज हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं और अब जो रनिंग में है वो है इंग्लिश की, जिसमें आगामी पटवार भर्ती परीक्षा 2025 में जो होने वाली है उसमें आपको एक बेस मिलेगा, एक स्टैंडर्ड मिलेगा। जैसे अब इंग्लिश के पीवाईक्यू चल रहे हैं तो आपको पता लगेगा कि इस एग्जाम में 2025 में होने वाली एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, उनका स्टैंडर्ड क्या रहेगा उन क्वेश्चंस का, और पैसेज से किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पैसेज में सबसे पहले करवा रही हूँ, उसके बाद में सिनोनिम, एंटोनिम और जो है सेंटेंस करेक्शन के वो है क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन वो आने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। प्लीज आई रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर दो, अपनी अटेंडेंस लगा दो जिससे मैं मोटिवेट रहूं। वीडियो पर अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इसे शेयर कर दो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपको पहले कॉम्प्रिहेंसिव दिया हुआ है ओपन पैसेज, तो इस पैसेज में इस पैसेज के बेसिस पे 3-4 आपको क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो वो आपको आंसर करने हैं। उन क्वेश्चंस का आंसर करने से पहले जरूरी है कि आपको पैसेज का पूरा ट्रांसलेट, पूरा हिंदी अर्थ आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है कि नेचर राइटिंग इज नॉन फिक्शन और फिक्शन प्रोज और पोएट्री अबाउट अ नेचुरल एनवायरनमेंट। यानी कि ये बोल रहा है नेचर राइटिंग, यानी कि जो मेन पैसेज है वो किस पे डिपेंड है, नेचर राइटिंग पे डिपेंड है, प्राकृतिक लेखन पे। तो प्राकृतिक जो लेखन है वो आपका नेचुरल एनवायरनमेंट, प्राकृतिक वातावरण, इसके प्राकृतिक वातावरण के बारे में आपका गैर काल्पनिक और काल्पनिक गद्य या कविता है। नेचर राइटिंग encompasses a wide variety of works। जो नेचर राइटिंग है वो विभिन्न जो वाइड वेराइटी ऑफ वर्क्स यानी विभिन्न कार्य हैं, अलग अलग वेराइटी के जो कार्य हैं वो उसमें शामिल होते हैं। रेंजिंग फ्रॉम दोज दैट प्लेस प्राइमरी एम्फेसिस ऑन नेचुरल हिस्टोरिकल फैक्ट्स सच एज फील्ड्स गाइड्स टू दोज इन विच फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन प्रीडोमिनेंट। ये बताया गया यहाँ पर कि इसमें क्या शामिल होते हैं। इसमें होते हैं प्राकृतिक जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, जैसे कि फील्ड गाइड, उसमें प्राथमिक जो एम्फेसिस होता है उस, जैसे कि इसमें जो प्राकृतिक आपका हिस्टोरिकल फैक्ट्स, जो प्राकृतिक ऐतिहासिक तथ्य जैसे कि फील्ड गाइड, उसमें आपके प्राथमिक जोर से लेकर आपके जो दार्शनिक व्याख्या करने वाले काम है वो शामिल होते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, इट इंक्लूड्स नेचुरल हिस्ट्री एसेज, पोइट्री एसेज ऑफ सॉलिट्यूड ऑफ और एस्केप एज वेल एज ट्रेवल एंड एडवेंचर राइटिंग। इसमें क्या शामिल होता है, इसमें आपकी प्राकृतिक इतिहास निबंध, इसमें आपकी कविता, इसमें आपके एकांत और अपलायन पर जो निबंध है वो शामिल होता है। साथ ही साथ यात्रा और एडवेंचर राइटिंग है वो शामिल होती है। आपका नेक्स्ट दिया हुआ है कि नेचर राइटिंग ऑफन ड्रॉ हेवीली ऑन साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड। आपकी जो नेचर राइटिंग है वो आपकी जो प्राकृतिक दुनिया के बारे में वैज्ञानिक सूचना और तथ्यों को एक अच्छी तरीके से आपका शामिल करता है। इट इज फ्रिक्वेंटली रिटन इन द फर्स्ट पर्सन, ये सामान्यतः पहले व्यक्ति के बारे में लिखी जाती है। इनकॉर्पोरेट्स पर्सनल ऑब्जर्वेशन ऑफ एंड फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन अपॉन नेचर, यानी कि इसमें प्रकृति के ऊपर जो फिलोसॉफिकल, जो दार्शनिक प्रतिबिंब और जो व्यक्तिगत जो निरीक्षण है वो सारा का सारा इसमें शामिल होता है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि मॉडर्न नेचर राइटिंग ट्रेसेस इट्स रूट टू द वर्क्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री दैट वर पॉपुलर इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी एंड थ्रू आउट द 19th। ये दिया कि जो मॉडर्न, जो आधुनिक जो नेचर राइटिंग है उसकी जड़ें आपको कब दिखाई देती हैं, उसकी जड़ें आपको दिखाई देती हैं कि 18th सेंचुरी के प्रारंभ में और 19th सेंचुरी में
वो आपको ट्रेस करने को मिलती है। एन इम्पोर्टेंट अर्ली फिगर वॉज द पर्सन नेचुरलिस्ट, और इम्पोर्टेंट आपका क्या दिया हुआ है, अर्ली फिगर वॉज द पर्सन नेचुरलिस्ट, यानी कि पर्सन नेचुरलिस्ट आपके एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं पर्सन नेचुरलिस्ट गिलबर्ट वाइट, जो कि क्या है, जो कि एक इंग्लिश के प्राकृतिक अग्रणी व्यक्ति माने जाते हैं और ऑर्निथोलॉजिस्ट, और वो पक्षी वैज्ञानिक हैं। ही इज द बेस्ट नोन फॉर हिज नेचुरल हिस्ट्री एंड एंटिक्विटीज ऑफ सेलबोन, और वो किसके लिए जाने जाते हैं, वो जाने जाते हैं नेचुरल हिस्ट्री एंड एंटिक्विटीज ऑफ सेलबोन के लिए, वो अच्छे से अच्छे तरीके से जाने जाते हैं। आपका पैसेज यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, और आपको अगर पैसेज एक बार में समझ में नहीं आया है तो वीडियो को वापस बैक जा करके फिर से एक बार इसका ट्रांसलेट आप कीजिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब इस पैसेज के बेसिस पे आपको 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं और उनको आपको बताना है। नेचर राइटिंग एम्फेसिस शोन, यानी कि जो नेचर राइटिंग है वो किस पर जोर देता है। हिस्टोरिकल फैक्ट्स अबाउट द नेचर, यानी नेचर के बारे में जो ऐतिहासिक तथ्य होते हैं उनके बारे में जोर देता है। फिलोसोफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द नेचर, यानी कि प्रकृति के बारे में जो दार्शनिक जो व्याख्या होती है उस पर जोर देते हैं। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स, जो वैज्ञानिक सूचना और तथ्य होते हैं उनके बारे में जोर देता है। तो नेचर राइटिंग सभी के बारे में जोर देता है। आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों है वो करेक्ट हो जाएंगे। आपने पैसेज पढ़ा है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स इसमें शामिल होता है, फिलोसोफिकल इंटरप्रिटेशन शामिल होता है, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट शामिल होते हैं, तो सभी पे जोर देता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि आपको पूछा है बेस्ड ऑन द पैसेज व्हाट इज द पीरियड टू विच द मॉडर्न नेचर राइटिंग कैन बी ट्रेस्ड टू, यानी कि आपको सीधा सा मतलब ये पूछा है कि जो मॉडर्न नेचर राइटिंग है, आधुनिक जो प्रकृति जो लेखन है उसका काल क्या है। उसका काल आपको मॉडर्न नेचर राइटिंग का जो आपका प्रकृति लेखन का जो आपका काल है वो पूछा है, आधुनिक नेचर राइटिंग का आपका पीरियड पूछा है। तो उसका है पैसेज के अकॉर्डिंग, पैसेज में क्या बताया था कि 18th सेंचुरी के पहले और 19th सेंचुरी, तो 18th सेंचुरी के पहले 1750 टिल 1900, 1750 टिल 1900, ये हो गया मॉडर्न नेचर राइटिंग का पीरियड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पीडीएफ ऊपर नीचे हो गई थोड़ी सी। हाँ, इस पैसेज है इसके बेस पर 2 क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं पैसेज के बेस पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस, हाँ जी, विच स्टेटमेंट समराइज ऑफ द अबो पैसेज, यानी कि जो ऊपर पैसेज दिया हुआ है उसका समराइज क्या, उसका सारांश क्या है। एक आपको स्टेटमेंट चूज करना है। तो पहला है द पैसेज टॉक्स अबाउट द लाइफ एंड लेसन ऑफ गिलबर्ट वाइट, ए प्रोफाउंड नेचुरलिस्ट और एंड ऑर्निथोलॉजिस्ट, जो एक गिलबर्ट वाइट हैं जो कि एक प्रकृतिवादी हैं और पक्षी वैज्ञानी हैं। उनकी जिंदगी और उनकी शिक्षा के बारे में हमें क्या मिलता है, इस लेसन के बारे जो है वो पैसेज हमें बताता है। नेक्स्ट, यानी सारांश पूछा है। नेक्स्ट आपको क्या है, द पैसेज टॉक्स अबाउट हाउ द नेचर राइटिंग इज मिसिंग इन द मॉडर्न एरा एंड नीड्स टू बी रिविविड, यानी कि जो पैसेज है वो हमें ये बताता है कि जो मॉडर्न है, आधुनिक जो मॉडर्न एरा है, आधुनिक काल है नेचर राइटिंग का, वो किस प्रकार से मिस हो रहा है और इसे हमें पुनर्जीवन की आवश्यकता है। थर्ड क्या बताया हुआ है, द पैसेज टॉक्स अबाउट फ्रॉम वेयर द राइटर्स ड्रॉ इंस्पायरेशन फॉर नेचर राइटिंग and how its importance is diminishing in the modern era। ये बताया गया कि ये पैसेज हमें ये बताता है कि जो मॉडर्न राइटिंग की जो लेखक हैं वो नेचर राइटिंग के लिए किस प्रकार से, कहाँ से अभिप्रेरित होते हैं और किस प्रकार से ये जो इसका पतन हो रहा है आधुनिक के काल में, वो किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है।
थर्ड आपको बताया हुआ है द पीसीएस टॉक्स अबाउट बोर्ड नेचर राइटिंग। फोर्थ में आपको ये बताया गया है कि पैसेज का सारांश ये है कि नेचर राइटिंग क्या है, इज दैट डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर राइटिंग के डिफरेंट टाइप क्या है, इट्स स्टाइल यानी एंड अबाउट द रूट्स एंड पायोनियर ऑफ मॉडर्न नेचर राइटिंग। फोर्थ में आपको बताया गया है कि नेचर राइटिंग क्या है, इसके अलग अलग टाइप क्या हैं, ठीक है, इसकी स्टाइल क्या है और इसकी जो जड़ें हैं और आधुनिक नेचर राइटिंग है वो कहाँ तक अग्रणी है, इन सब के बारे में बताया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा कि इस पैसेज का जो सारांश है मेनली यही है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यस, which word aptly describes the word reflection as used in the passage। यानी पैसेज में एक शब्द यूज में हुआ है रिफ्लेक्शन, तो उस पैसेज के अकॉर्डिंग उस रिफ्लेक्शन का क्या अर्थ है, ओपिनियन, रिप्रोडक्शन, इमेजेस, नन ऑफ दीज। तो इमेजेस नहीं है, प्रतिबिंब नहीं है, रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन नहीं है, तो इसका आंसर रिफ्लेक्शन, पैसेज के संदर्भ में रिफ्लेक्शन का मतलब है ओपिनियन। ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने यस, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट काइंड ऑफ वर्क्स आर रिटन एज पार्ट ऑफ नेचर राइटिंग। यानी नेचर राइटिंग के क्या क्या पार्ट है अकॉर्डिंग टू पैसेज आपको पूछा है। नेचुरल हिस्ट्री इज एसेज एंड एसेज ऑफ सॉलिट्यूड और एस्केप आपको पूछा है, तो नेचुरल हिस्ट्री प्राकृतिक ऐतिहासिक निबंध, और जो आपका सॉलिट्यूड और एस्केप यानी कि जो एकांतवाद और पलायन पर निबंध है वो इसमें शामिल है। पोइट्री इसमें शामिल है, कविता शामिल है। ट्रेवल एंड एडवेंचर राइटिंग, यात्रा और एडवेंचर राइटिंग है वो इसमें शामिल है। तो 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यस, आपको सेंटेंस दिया हुआ है यस, आपको सेंटेंस दिया हुआ है। पैसेज के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं कि इन द गिवन सेंटेंस एक आपको सेंटेंस दिया हुआ है और उसमें फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंसेज हैज एन एरर। आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है और उसमें एक पार्ट में एरर है, वो आपको फाइंड आउट करना है। इफ देयर इज नो मिस्टेक देन द आंसर इज नो एरर। अगर पूरे सेंटेंस में कोई भी मिस्टेक आपको दिखाई नहीं देती है तो आप नो एरर पे टिक कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो। आपका सेंटेंस इस प्रकार से है, पोस्चर रेफर्स टू हाउ यू पोजिशन, यानी कि जो पोस्चर होता है वो किस प्रकार से, जो पोस्चर होता है ना, पोस्चर रेफर्स टू हाउ यू पोजिशन योर बॉडी व्हेन यू आर सिटिंग, स्टैंडिंग और लाइंग डाउन। यानी कि पोस्चर यानी आसन वो रेफर करता है कि आप बैठे हो, आप स्टैंडिंग आप खड़े हो, और जब आप लेटे हो तो आपकी बॉडी की पोजीशन है, स्थिति है वो क्या होती है, हाउ यू पोजीशन योर बॉडी, आपकी बॉडी की स्थिति है वो कैसे होती है। तो ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें आपको इनकरेक्ट ढूंढना है कि इनकरेक्ट क्या है। तो पोस्चर रेफर्स टू यानी आसन रेफर करता है, ये इनकरेक्ट नहीं है। हाउ यू पोजीशन योर बॉडी, आपकी बॉडी की पोजीशन कैसे है, ये इनकरेक्ट नहीं है, ये भी राइट है। व्हेन यू आर सीटिंग, स्टैंडिंग और लाइंग डाउन, जब आप बैठे हो, खड़े हो या लेटे हुए हो, तो ये भी राइट है। तो यहाँ पे नो एरर होगा, किसी प्रकार का कोई एरर नहीं है इस क्वेश्चन में। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने यस, इन द गिवन सेंटेंस फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। वो ही एरर वाला क्वेश्चन है। इफ देयर इज नो मिस्टेक देन द आंसर इज नो एरर। कहीं पे अगर मिस्टेक नहीं है तो नो एरर पे क्लिक कर देना। अब क्वेश्चन है आपका, सेंटेंस इस प्रकार से है, लास्ट मंथ द तालिबान कैप्चर 69 डिस्ट्रिक्ट
फ्रॉम द अफगान गवर्नमेंट, यानी ये बोल रहा है कि पिछले महीने जो तालिबान ने अफगान सरकार से 69 जो जिले हैं उनको कब्जे में लिया था, ये बोल रहा है। अब आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें आपको चूज करना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है। पहला है लास्ट मंथ द तालिबान, तो ये करेक्ट है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। फ्रॉम द अफगान गवर्नमेंट, ये भी करेक्ट है। अब देखो एक ऑप्शन है कैप्चर 69 डिस्ट्रिक्ट। अब आप कॉमन सेंस यूज में लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है लास्ट मंथ, इसके मतलब कि पास्ट की बात हो रही है, ना तो प्रेजेंट की बात हो रही है ना फ्यूचर की बात हो रही है। बात किसकी हो रही है? पास्ट की बात हो रही है। पास्ट की जब बात हो रही है तो जो वर्ब आएगी वो भी पास्ट के अकॉर्डिंग ही तो आएगी भाई, जो वर्ब आएगी वो भी पास्ट ही आएगी। तो यहाँ पे वर्ब क्या दिया हुआ है? कैप्चर, कब्जे में लिया था, तो वर्ब क्या होगा? कैप्चर्ड। क्या होगा? क्या होगा? कैप्चर्ड। कैप्चर की जगह क्या होगा? कैप्चर्ड होगा, क्योंकि वर्ब क्या आएगी? सेकंड फॉर्म आएगी, पास्ट की वर्ब आएगी। दूसरी बात यहाँ पे क्या दिया हुआ? डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट होता है एक जिला, और यहाँ पे 69 डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा? डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट्स, डिस्ट्रिक्ट्स ऐसा आएगा आगे। समझ में आ रहा है? तो सेंटेंस इस प्रकार से हो जाएगा, लास्ट मंथ द तालिबान कैप्चर्ड 69 डिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम द अफगान गवर्नमेंट। ठीक है, तो कैप्चर्ड आएगा और डिस्ट्रिक्ट्स आएगा, तब जाके ये करेक्ट होगा, है ना। तो यहाँ पे एरर कहाँ पे आ गई? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सिनोनिम का पूछा है कि सिनोनिम है बेलफुल। बेलफुल आपको एक वर्ड दिया हुआ है बेलफुल, इसका आपको सिनोनिम पूछा है। अब सिनोनिम के लिए सबसे पहले आपको जो जितने वर्ड दिए हुए हो ना उनका हिंदी टर्म आपको आना जरूरी है। अब देखिए बेलफुल का क्या होता है? बेलफुल का जो हिंदी टर्म होता है वो होता है हानिकारक, वो होता है हानिकारक। तो इसमें आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है अनकवर्ड। अनकवर्ड का मतलब होता है खुला या खोला, खोला हुआ बोल सकते हो या खुला बोल सकते हो। जेंटल, जेंटल का मतलब होता है आपका जो होता है कोमल, जेंटल का मतलब होता है कोमल। ट्रायल का मतलब होता है परीक्षण, ये सबको पता है। एक ऑप्शन दिया हुआ है रूनियस। रूनियस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है खंडहर वाला या विनाश वाला। तो सिनोनिम क्या हो गया? बेलफुल का क्या हो गया? रुइनस, रुइनस हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको एंटोनिम्स पूछा है। अब देखिए एंटोनिम के लिए भी वही है कि आपको पूरा आना चाहिए। आपको एंटोनिम पूछा है क्वेल का। क्वेल का एंटोनिम क्या होता है? क्वेल का एंटोनिम यानी क्वेल का पहले तो हिंदी अर्थ बताओ। हिंदी अर्थ या तो आप बोल सकते हो दमन बोल सकते हो, या फिर होता है वश में रहना, या क्या हो सकता है? वश में रहना। तो इसका जो है वो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक तो दिया कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है अनुबंध। इनसाइट, इनसाइट मतलब उकसाना। रिकमेंड, रिकमेंड का मतलब होता है अनुशंसा। और प्रेस, प्रेस का मतलब होता है प्रशंसा। अब एंटोनिम आपको पूछा है क्वेल, क्वेल मतलब दमन करना। अब इसका विपरीत क्या होगा? इनसाइट होगा ना, उकसाना हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर कि क्वेल का एंटोनिम इनसाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको एक आइडियम दिया हुआ है क्राई वॉल्फ। इस इडियम का आपको क्या बताना है? मीनिंग बताना है क्राई वॉल्फ। अब देखिए क्राई वॉल्फ का हिंदी में मीनिंग आप समझे ना तब ये होता है कि अकारण शोर जो मचाना होता है ना, कि कोई बात ही नहीं है, झूठी बात पे आप चिल्लाते हो, शोर मचाना, तो उसको बोलते हो क्राई वॉल्फ। किसी बात, कोई बात ही नहीं है उस बात पे जब आप शोर मचाते हो तो उसको क्राई वॉल्फ बोलते हो। अब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक है टू रेफर टू, टू रेफर टू मतलब संदर्भित करना। टू एम्फेसाइज, एम्फेसाइज मतलब जोर देना। टू हैव नो रिजल्ट यानी कोई परिणाम न होना। टू हैव नो रिजल्ट कोई परिणाम न होना। टू एम्फेसाइज यानी जोर देना। टू रेफर टू यानी संदर्भित करना। और टू रेफर टू गिव फॉल्स अलार्म यानी कि झूठा अलार्म देना। तो क्राई वॉल्फ जो इडियम है, क्राई वॉल्फ यानी अकारण शोर मचाना, इसका अर्थ यही हो गया टू गिव फॉल्स अलार्म यानी झूठा अलार्म देना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे आज के क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, समझ में नहीं आया है, तो मुझे आप कमेंट कर दो। कमेंट बॉक्स में आपको इजीली से उसका आंसर मिल जाएगा बिना देरी किए। और
प्लीज आई रिक्वेस्ट टू यू अगेन ऑल स्टूडेंट, अपनी अटेंडेंस लगा दो, लाइक कर दो, जिससे मैं मोटिवेट रहूं और आपके लिए और भी क्वेश्चन सीरीज है वो लेकर के आऊं। नेक्स्ट सीरीज आपको कौन सी चाहिए मुझे वो भी बताना। अभी इंग्लिश की कंप्लीट नहीं हुई है, एक और बाकी है, वो कंप्लीट होने के बाद में नेक्स्ट मैं आपके लिए लेकर आऊंगी मैथ की, क्योंकि जीके की हो गई और कंप्यूटर साइंस हिंदी हो गई, इंग्लिश की हो ही जाएगी, तो फिर मैथ बचेगी, तो मैथ की मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। बाय एवरीवन, टेक केयर।